गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक सभी विषयों पर, अधिकांश विषयों पर हमारे और आपके बीच की बातचीत होती रही है, लेकिन जैसा कि आप लोगों की डिमांड है और जैसा कि मुझे स्वयं भी लग रहा है कि अब हम लोग एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार अगर पढ़ाई करें तो आपको नोट्स बनाने में भी सहूलियत होगी। अभी तक आप अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, चाहे वो इतिहास हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, या फिर वो साइंस जैसा गूढ़ विषय हो, इसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आपको प्रोवाइड कराए जाने वाले कंटेंट की गुणवत्ता क्या है। लेकिन अब जबकि आप इन सब चीज़ों से परिचित हैं, इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो आज से हम अपनी शुरुआत करेंगे एक व्यवस्थित साइंस के चैप्टर पर, यानी कि विज्ञान के बारे में। ध्यान दें दोस्तों कि साइंस का मतलब क्या है, ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसमें भी मैं परिचित करा चुका हूँ। लेकिन इस साइंस की जो भूमिका आज है, इसमें बहुत कुछ शामिल है, जिसमें आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसके अलावा आंशिक रूप से हम लोग यहाँ पर कृषि और इन सभी क्षेत्रों की प्रौद्योगिकियों को भी पढ़ते हैं। बट यहाँ पर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आता है, इसे कहा जाता है दोस्तों खगोल विज्ञान। ध्यान दीजिएगा कि ये खगोल विज्ञान, यानी कि जिसे हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, ये कॉस्मोलॉजी अपने आप में समेटे हुए है वैज्ञानिक पक्ष को भी और साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति और हमारे ब्रह्मांड के निर्माण संबंधी कारकों को भी। ये दोनों चीजें हमें एक साथ अगर कहीं पढ़ने को मिलती हैं तो वो चीज है दोस्तों खगोल विज्ञान। अभी आज की तारीख में, यानी कि आज आपको जो माननीय सागर सर ने जो वीडियो आपको पोस्ट किया है, जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, उसमें उन्होंने सौर मंडल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। लेकिन हमारी और आपकी चर्चा सौर मंडल पर ना होकर होगी उस कारक के बारे में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। यानी मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा अपने ब्रह्मांड के बारे में, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड और बहुत सी शब्दावलियां, बहुत से शब्द जो है यहाँ पर एज अ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे ब्रह्मांड से ही जोड़कर पूछ लिया जाए तो पहला सवाल आपका यही बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम अंग्रेजी में पहले लिखेंगे दोस्तों। ब्रह्मांड के लिए, इसके अध्ययन के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है कॉस्मॉस, और आपके सामने पहला ही शब्द आ जाता है कॉस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। अगर आपके सामने ये प्रश्न आया कि कॉस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के निर्माण में कौन कौन से कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो चीज है हमारी ब्रह्मांड। इसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी यहाँ पर निहारिका। निहारिका को हम लोग दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं नेब्यूला। ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों का हिंदी नाम जानने के साथ साथ उनके अंग्रेजी नामों से भी परिचित हों, क्योंकि कई बार ऐसे नाम आपको दिखाई दे जाते हैं एग्जाम में, आपके पेपर में, क्वेश्चन में, जिसके हिंदी नाम से शायद आप वाकिफ़ नहीं होते हैं, और ऐसे में आता हुआ सवाल आप गलत कर बैठते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। तो कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड में दूसरा टॉपिक है आपका निहारिका। निहारिका के बाद तीसरी चीज आती है दोस्तों आपकी आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद ब्लैक होल। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल जिसे हम लोग हिंदी में कृष्ण विवर के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का इससे बहुत गहरा संबंध रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्लैक होल के अध्ययन को समर्पित कर दिया। इसके अलावा ब्लैक होल बनने के संबंध में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम का भी महत्व बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। तो ब्लैक होल, इसके अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों की अगर मैं बात करूं कि वो क्या होते हैं, तो उस क्रम में देखिए क्या क्या आता है। क्वाजार,
पल्सार, न्यूट्रॉन तारा, सुपरनोवा, ये कुछ शब्द हैं दोस्तों जो कि ब्रह्मांड से ही रिलेटेड है और उसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, सुपरनोवा के अलावा एक शब्द और आप देखिए, उल्कापिंड। दूसरी चीज आपको यहां पर मिलेगी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को दोस्तों हम लोग अंग्रेजी में एक शब्द देते हैं एस्टेरॉयड, ये नाम इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के बाद और देखें और भी शब्द है यहां पर, जैसे आपका एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। क्या होता है गोल्डीलॉक्स जोन, इस पर भी हम आपसे बातें करेंगे। तो आज के लिए हम इतने ही टॉपिक निर्धारित करते हैं कि ये सब क्या है, कैसे इनका निर्माण हुआ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो शब्द आप यहां देख रहे हैं आपका ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने विचार दिए हैं, लेकिन जो विचार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, इसको हिंदी में भी नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में बताया गया सर्वप्रथम पादरी एबे जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। ठीक है, एबे जॉर्ज लेमेंटियर, कहीं कहीं किताब में इनका नाम एबे जॉर्ज लेमेंत्रे लिखा रहता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होने पावें क्योंकि ये उन्हीं के नाम की बात हो रही है, ये कोई अतिरिक्त नाम नहीं है। तो एबे जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार बिग बैंग जो है वो क्रिया है जिसके माध्यम से निर्माण हुआ किसका, ब्रह्मांड का, और ये घटना हुई अब से 13.7 अरब साल पहले। ठीक है, 13.7 अरब साल पहले का मतलब वो यही हुआ, करीब 1370 करोड़ साल पहले जो है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे 13.7 अरब साल पहले हुआ। अगर आपसे पूछता है कि इस निर्माण की घटना को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा दोस्तों बिग बैंग के नाम से जानते हैं, या इसी के लिए आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि इस बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो आपका जवाब होगा एबे जॉर्ज लेमेंटियर। तो ये आपके सीधे तौर पर सिर्फ ब्रह्मांड नाम से ये 3 अलग अलग क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ दोस्तों, तो इस संबंध में 2 चीजों के बारे में आपको बहुत जरूरत है कि आप उस 2 के बारे में भी जानते रहें। देखिए, कहीं भी कोई भी पदार्थ अगर बनता है तो पदार्थ के निर्माण में, जैसा कि भौतिक विज्ञान में, ये भौतिक विज्ञान का मूल है, भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि कभी भी पदार्थ का निर्माण सिर्फ 2 चीजों से ही हो सकता है, और उसके लिए पहली चीज है मूल कण और दूसरी चीज कहलाएगी दोस्तों मूल बल। तो ये मूल कण और मूल बल ही वो 2 हैं जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है। इन मूल कणों को अगर हम वर्गीकृत करें तो मैं यहां पर सिर्फ आपको इसका नाम बताऊंगा दोस्तों। इन दोनों के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, तब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये मूलतः अगर वर्गीकृत किया जाए तो ये दोनों चीजें जो है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं, मूल कण और मूल बल। अगर मूल कणों की बात करें तो इन मूल कणों को दोस्तों 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका क्वार्क और एक है आपके लेप्टॉन। ये वो 2 मूल कण हैं। अगर और भी ज्यादा आसान करना चाहें आप इसे, तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक नाम आपको यहां मिलेगा बोसान का और एक नाम मिलेगा फर्मियान का। तो ये जो है दोस्तों बोसान और फर्मियान, ये दोनों मूल कण में आते हैं। बोसान स्थायी होता है और फर्मियान अस्थायी, और इसी फर्मियान को अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो ये 2 हिस्सों में बट जाएगा, क्वार्क में और लेप्टॉन में। तो ये क्या बन गए दोस्तों, मूल कण। यहां एक सवाल और मैं आपसे बता दूं जो आपके लिए अच्छा सवाल बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ये आपका 5वां प्रश्न है। बोसान और फर्मियान का नामकरण कैसे किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बोसान का जो नामकरण किया गया है वो भारतीय मूल के
प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इन्हें भारतीय कण भौतिकी का पिता बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है दोस्तों, तो सत्येंद्र नाथ बोस वो वैज्ञानिक हैं जिन्हें श्रेय दिया जाता है बोसान के खोज और इसके नामकरण का। सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन्हें भारतीय कण भौतिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आप ध्यान में रखिए। और फर्मियान नाम जो पड़ा है, ये नाम है दोस्तों एनरिको फर्मी के नाम पर। किसके नाम पर पड़ा है? एनरिको फर्मी के नाम पर। एनरिको फर्मी का क्या योगदान है, ये अगर आपके सामने सवाल आता है तो आप इसका भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। एनरिको फर्मी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विखंडन की क्रिया को पहली बार प्रयोगशाला में नियंत्रित ढंग से संपादित करवाया। क्योंकि अगर विखंडन की क्रिया न होती तो आज हम परमाणु ऊर्जा की मदद से जो बिजली बनाते हैं वो कर पाना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव ना होता, बिल्कुल भी ये पॉसिबल ना हो पाता। इसलिए इनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है माना जाता है कण भौतिकी के क्षेत्र में या परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में। तो एनरिको फर्मी के नाम पर ही इन कणों का नाम रख दिया गया दोस्तों, फर्मियॉन। तो ये हो गई दोस्तों जानकारी मूल कणों के संबंध में। और मूल बल तथा मूल कणों से संबंध में बात करने के दौरान हम लोग अब तक 8 अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आज की अपने ज्योग्राफी की क्लास से जो आपको पढ़ाया गया है उसके साथ अगर आप मिला करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा और आपके नोट्स ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों मूल बलों की। तो मूल बल वे बल होते हैं जो मूल कणों को आपस में बांधे रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अगर आपसे पूछा गया कि इन मूल बलों की संख्या क्या होती है दोस्तों, ये आपका 9वां सवाल हो जाता है। तो इन मूल बलों की संख्या हो जाती है 4। कौन कौन से मूल बल 4 हैं दोस्तों? तो चलिए उनका भी नाम हम यहीं देख लेते हैं, बाकी इस पर विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें पहला बल है दोस्तों, इसे कहा जाता है नाभिकीय बल। अभी आप यही केवल जाना है। दूसरा बल जिसे हम कहते हैं ये है आपका नाभिकीय बल के अलावा ये नाभिक के अंदर ही केवल कार्य करता है। दूसरा है आपका दुर्बल बल। दुर्बल बल अगर आप इसे कह रहे हैं दोस्तों तो इसके अपोजिट नाभिकीय बल को आप शक्तिशाली बल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल। वो विद्युत चुंबकीय बल जो हमेशा 2 विपरीत आवेश वाले कणों के बीच काम करता है और यही कारण है कि धनावेशित नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अगर ये क्रिया ना हो तो हमारे द्वारा कभी भी परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। और अगर परमाणु का निर्माण नहीं होगा तो अणु नहीं बनेंगे। अणु नहीं बनेंगे दोस्तों तो आपका कभी भी कोई द्रव्य नहीं बनेगा, कोई पदार्थ नहीं बनेगा। और अगर पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ तो इस ब्रह्मांड का बनना, हमारा आपका निर्मित होना, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर 4 प्रकार के मूल बलों में चौथा बल आपका, इसे कहते हैं दोस्तों गुरुत्वीय बल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मूल कण भी हमने आपको बताए हैं और मूल बल भी बता दिए। तो मूल बल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये 10वां सवाल आपका 9वां सवाल हो गया। और चारों की बात अगर की गई तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10वां। अगर आपसे पूछ लेता है कि परमाणु का निर्माण करने के लिए मूलभूत रूप से कौन सा बल जिम्मेदार है, तो दोस्तों नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि यही दोनों बल हैं जिनके कारण परमाणु का बनना संभव होता है। अगर परमाणु नहीं बनेगा तो ब्रह्मांड में कुछ भी बन पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी आपकी चर्चा केवल अभी ब्रह्मांड पॉइंट पर हो रही है और ब्रह्मांड पॉइंट से अकेले आप देखें कि 10 के करीब सवाल हमने यहाँ से निकाल लिया आपके लिए। अब बात आती है दोस्तों निहारिका क्या है। तो जब दोस्तों मूल कणों का निर्माण हो गया, मूल कण बन गए, तो इन मूल कणों के संघनित होने से धूल और गैस के बड़े बड़े बादलों का निर्माण हुआ। और धूल और गैस के इन संघनित बादलों को ही कहा गया है दोस्तों निहारिका। ध्यान रखिएगा, निहारिका के लिए मैंने पहले ही कहा है आपसे, अंग्रेजी का नाम भी याद रखें, इसे नेबुला भी कहा जाता है। और इन धूल और गैस के बड़े बड़े बादलों को जिन्हें निहारिका कहा गया,
यहीं पर बनते हैं दोस्तों कौन? तारे। यानी यहां पर तारों का निर्माण होता है। पर आपसे यहां पर भी एक सवाल बन जाता है, ये आपका 11वां सवाल है, ये आपका 12वां सवाल कि तारे किससे कहां निर्मित होते हैं? तो आपका जवाब होगा धूल और गैस के बड़े बड़े बादलों में निर्मित होते हैं, जिन्हें क्या बोला गया? निहारिका। अब तारों का जो निर्माण होता है वो निहारिका में किस स्थान पर होता है, या निहारिका में जिस जगह पर नए तारे बनते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपको मिला तो ध्यान रखें दोस्तों, इसे हम कहेंगे स्टेलर नर्सरी। क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे स्टेलर नर्सरी। ये है आपका 13वां सवाल। तो 13वें प्रश्न के रूप में तारों का निर्माण जिस स्थान पर होगा उस जगह को हम क्या नाम दे रहे हैं? उस जगह को हम नाम दे रहे हैं दोस्तों स्टेलर नर्सरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निहारिका भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब निहारिका के बाद अगला सवाल हमारे सामने आ जाता है दोस्तों आकाश गंगा का। पहले तो ये समझ लें कि हमारे यहाँ गैलेक्सी, कई नाम है आकाश गंगा के लिए, जिसमें एक नाम आप देखें गैलेक्सी, एक नाम है आपका मिल्की वे, और एक नाम तो हम प्रयोग कर ही रहे हैं मंदाकिनी। तो यहां पर याद रखिएगा कि हम लोग यहां पर आकाश गंगा शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, पूछा अगर सवाल कि आकाश गंगा क्या है, तो निहारिका में बनने वाले तारों का समूह क्या होगा दोस्तों? तारों का समूह ही आकाश गंगा कहलाता है। ये हो गया आपका 14वां सवाल। बट यहां पर अगर आपसे पूछा गया तारों के समूह को अगर हम आकाश गंगा कहते हैं तो हमें आकाश गंगा के लिए ये 3 अलग अलग शब्द क्यों देखने को मिलते हैं? इसका सीधा कारण आपको मैं बता देता हूं। इन तीनों का मतलब दोस्तों है तो एक ही, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर आपसे कहता है मंदाकिनी क्या है, तो इसका सीधा आंसर ये दोस्तों हमारे यहाँ यानी भारत में आकाश गंगा के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम है। अगर मिल्की वे शब्द पूछता है तो याद रखिए मिल्की वे शब्द का प्रयोग हम लोग दोस्तों करते हैं कहाँ पर? यूरोप में। और अगर गैलेक्सी कहता है तो प्राचीन यूनान में या ग्रीक जिसे आप कहते हैं ग्रीस में, वहां पर आप इसे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। यानी ये तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इनके बीच जो अंतर आप देख रहे हैं वो केवल इनके नाम के आधार पर है। केवल इनके नाम के बेसिस पर ही हम लोग ये डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, और भी मैं यहां पर बातें आपसे करना चाहूंगा कि आकाश गंगा अगर पूछता है क्या है, तो आपके सामने इसका भी सीधा सीधा जवाब देख रहे हैं आप कि आकाश गंगा का मतलब हुआ कि तारों का समूह। अगर निहारिका शब्द आपसे प्रयोग किया, पूछा क्या, तो धूल और गैस के बड़े बड़े बादलों को दोस्तों हम लोग कहते हैं निहारिका। और निहारिका जो है उसमें ही बनते हैं नए तारे। तो अगर निहारिका में नए तारे कहां बनते हैं ये सवाल आपसे पूछता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा स्टेलर नर्सरी में नए तारों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न आता है ब्लैक होल। देखिए ब्लैक होल क्या है, ये विज्ञान के लिए आज भी बहुत रोमांचक विषय है और विज्ञान पर सबसे ज्यादा शोध, सबसे ज्यादा अनुसंधान अगर किसी चीज को लेकर के किया गया है या भविष्य में किए जाने की संभावना देखी जाती है, तो वो चीज आपका ब्लैक होल है। तो मैं यहां पर ब्लैक होल के संबंध में 4-5 बातें कर लूंगा। पहली चीज देखिए ब्लैक होल के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल का निर्माण, इसके संबंध में सिद्धांत किसने दिया इसका? तो इसका जो निर्माण सिद्धांत है दोस्तों, ये निर्माण सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें संक्षिप्त में एस चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा दिया गया वो सीमा जिसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इसी चंद्रशेखर सीमा को जब कोई तारा लांघ जाता है तो वो तारा बदल जाएगा दोस्तों किसमें? ब्लैक होल में। तो ये बन गया आपका 15वां और ये हो गया आपका 16वां सवाल कि चंद्रशेखर सीमा को पार करने के बाद तारों का क्या होता है? तो तारे बदल जाते हैं दोस्तों किसमें? ब्लैक होल में बदल जाते हैं।
चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगर आपसे पूछता है कि ब्लैक होल के निर्माण का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका जवाब होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया। अब यहां पर यह ध्यान रखें कि ये चंद्रशेखर सीमा क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं उसे यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जब कोई तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.6 गुना से अधिक हो जाता है। सवाल फिर से समझें, जब किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान के 1.6 गुना से अधिक हो जाता है, तो ऐसा प्रत्येक तारा अपने ही द्रव्यमान के अधीन सिकुड़ जाता है और अपने द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ग्रेविटी से सिकुड़ने की वजह से बन जाता है क्या दोस्तों? ब्लैक होल। तो इस 1.6 गुना की सीमा को ही पूछेगा क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका बन गया 17वां सवाल। ठीक है, अगर पूछता है चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.6 गुना के बराबर होती है। ये जवाब भी आप यहां पर दे सकते हैं। चलिए एक पॉइंट और यहां पर इसी से रिलेटेड जान लीजिए, उसको भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा ब्लैक होल होता है ये होता कहां है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो हमारी जो आकाश गंगाएं होती हैं, इन आकाश गंगाओं में इस प्रकार की कई भुजाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारी आकाश गंगा की अगर बात करें तो दोस्तों ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा है। तो इस आकाश गंगा जो कि सर्पिलाकार होती, पूछता है कि आकाश गंगा का आकार अमूमन कैसा होता है, तो याद रखिए आकाश गंगाएं जो होती हैं ये होती हैं दोस्तों सर्पिलाकार। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पाइरल। आकाश गंगाओं की संरचना कैसी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसकी संरचना होती है स्पाइरल। और आकाश गंगा का जो ये केंद्रीय भाग होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, इस केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? इस केंद्रीय भाग को कहा जाएगा दोस्तों बल्ज। क्या बोलेंगे इसे दोस्तों? बल्ज कहेंगे। और बल्ज में क्या उपस्थित होता है, तो आपका जवाब होगा बल्ज में मौजूद होता है एक ब्लैक होल। कारण यह है दोस्तों कि ब्लैक होल जो कि बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण क्षमता रखता है, बहुत पावरफुल होता है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश की किरणें भी उससे बचकर निकल नहीं पाती। और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि हम कभी भी ब्लैक होल के अंदर देख नहीं पाते, क्योंकि अंदर से प्रकाश बाहर नहीं आ पाता और इसी कारण हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ब्लैक होल के अंदर की संरचना कैसी है। आज भी विज्ञान भले ही कितना भी विकसित हो गया, हम मंगल जैसे ग्रहों पर जाकर छानबीन कर रहे हैं, वहाँ पर जीवन के अवशेष तलाश रहे हैं। अगर जीवन कभी वहाँ था, जिसके प्रमाण हमें पानी की मौजूदगी की वजह से मिल रहे हैं लगातार, तो उतना विकसित होने के बाद भी अभी तक विज्ञान फिलहाल ब्लैक होल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। और ज़्यादा कुछ न जानने की वजह से इसे हम नाम दे रहे हैं कृष्ण विवर या ब्लैक होल, क्योंकि ये पूरी तरह से काला होता है दोस्तों और हम इसे कभी भी देख नहीं पाते। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये और भी सवाल यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि ब्लैक होल के बारे में सबसे ज़्यादा अनुसंधान करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वो है आपके स्टीफन विलियम हॉकिंग। स्टीफन विलियम हॉकिंग दोस्तों। और यहां ये बात आप याद रखिए कि अब ये हमारे बीच नहीं है, ये जीवन पर्यंत एक व्हील चेयर पर रहे। अपने 22-23 साल की उम्र से ही इन्होंने अपना जीवन जो है व्हील चेयर पर गुजारा। डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी कि अब आपकी उम्र सिर्फ 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, इन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति की बदौलत 40 से 45 साल उसके बाद भी अपना जीवन बनाए रखा, जिंदा रहे। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने अपनी प्रसिद्ध किताब का नाम अनगिनत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय का संक्षिप्त इतिहास। इस किताब में इन्होंने ब्लैक होल के निर्माण और उसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा है और ये उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। इनकी दूसरी किताब, इसका नाम है दोस्तों द ग्रांड डिजाइन,
ये किताब भी बड़ी चर्चित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और एक किताब और जिस पर फिल्म भी बनी है उसका नाम है दोस्तों द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज का सिद्धांत। अगर पूछता है कि स्टीफन हॉकिंग की किस प्रसिद्ध पुस्तक पर, और एक किताब और लिख लीजिए द बेबी यूनिवर्स। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध किस पुस्तक पर फिल्म का निर्माण किया गया है, तो आपका जवाब होगा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जबकि उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित किताब कौन सी पूछता है, तब आपका जवाब होगा दोस्तों द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कौन से वैज्ञानिक हैं वो? तो स्टीफन विलियम हॉकिंग। ये आपका बन गया 19वां सवाल और ये है आपका 20वां। और अगर आप चाहें तो ये चारों ही क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट में बन सकते हैं, आपसे ये चारों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देख लेते हैं। यहां पर एक शब्द और आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों सुपरनोवा, कि सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा दरअसल दोस्तों ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ज्यादा प्रकाशमान वस्तु होती है, सबसे ज्यादा चमकदार वस्तु होती है। और ये तब होता है जब कोई तारा, यानी जब कोई स्टार मरता है। आप ये कह सकते हैं हिंदी में सुपरनोवा का अगर आपसे अर्थ पूछता है क्या है, तो आप कह दीजिए दोस्तों विस्फोटी तारा। ठीक है, विस्फोटी तारे को ही हम कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा जो होता है तब बनता है दोस्तों जब किसी तारे में ब्लास्ट हो जाता है, जब वो तारा अपने संपूर्ण ईंधन को खपा चुका होता है, जब वो अपना सारा ईंधन खत्म कर लेता है, तब बन जाता है दोस्तों वो सुपरनोवा। पूछता है सुपरनोवा के विस्फोट से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो दोस्तों सुपरनोवा के विस्फोट से सबसे ज्यादा निकलने वाली किरणें हैं गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें। याद रखिएगा, इसे एक नाम दिया जाता है FRB। FRB क्या है दोस्तों? FRB का मतलब होता है फास्ट रेडियो बर्स्ट। ये नाम इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि जब किसी सुपरनोवा में विस्फोट होता है तो उससे कौन सी किरणें निकलती हैं दोस्तों? तो उससे निकलने वाली मुख्य किरणें होती हैं गामा किरणें। और ये गामा किरणें ब्रह्मांड में अनंत दूरियों तक यात्रा करती, यानी अरबों किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेती हैं। लेकिन रास्ते में अगर कभी कोई ग्रह, कोई तारा, कोई दूसरा ग्रह इन्हें मिलता है तो ये उसे नष्ट भी कर सकती हैं, यानी इनकी शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। आपने अपने रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, अल्फा, बीटा और गामा जैसी किरणें हमेशा ही किसी रेडियो एक्टिव तत्व से निकलती रहती हैं। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कि वेधन क्षमता किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों वेधन क्षमता होती है गामा किरणों की। यानी गामा किरणें लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भी बेधने की क्षमता रखती हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर आता है नाम आपका न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा तब बनता है जब किसी तारे में सुपरनोवा का ब्लास्ट हो जाता है। यानी विस्फोटी तारा जो होता है ये विस्फोट के बाद किसमें बदल जाता है? तो विस्फोटी तारा बदल जाएगा दोस्तों किसमें? न्यूट्रॉन तारे में। और न्यूट्रॉन तारा, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन तारा जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं और नाभिक से प्रोटॉन भी निकल जाता है, सिर्फ बच जाता है केवल क्या? न्यूट्रॉन। और ऐसे में इसकी जो सघनता होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये यानी ये बहुत डेंस हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि एक छोटे से, जैसे आपका अपना अयोध्या शहर है, इस अयोध्या शहर के बराबर का जो न्यूट्रॉन तारा होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वो हजारों लाखों सूरज के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में ये ब्रह्मांड में मौजूद सबसे सघन पिंड माने जाते हैं। और यहाँ पर ये भी जान लें,
अब ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है ये बहुत तेजी से क्या करता रहता है दोस्तों, बहुत तेजी से चक्कर लगाता है, और बहुत तेजी से चक्कर लगाने वाले इस न्यूट्रॉन तारे को नाम क्या देंगे हम लोग, इस न्यूट्रॉन तारे को हम कहेंगे पल्सर। तो दोस्तों हमने यहां पर आपके लिए ब्रह्मांड का एक सामान्य परिचय आपको दिया है, और मैंने आपसे अभी कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि अब हम लोग साइंस पर क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे ताकि आप अपने नोट्स इसके जरिए बना भी सकें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को कमेंट करें, मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन पर डिस्कस जरूर करूंगा। और आपके सभी सुझावों का स्वागत है, सभी प्रकार की आपत्तियों का स्वागत है, क्योंकि आपकी आपत्तियों और आपके सुझावों से ही हम बेहतर बनेंगे, और हमारा बेहतर होना आपके लिए हमारी उपयोगिता बढ़ा देता है। तो हमारी आगे की चर्चा इसके आगे अगली क्लास में होगी। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए अपने आप को और अपनों को। तब तक के लिए धन्यवाद।